ऐतिहासिक स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी असाधारण सैन्य उपलब्धियों को अक्सर महज एक शांति संधि के बोझ तले दबा दिया गया। हम बात कर रहे हैं महाराणा अमर सिंह की। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और स्रोत सामग्री के आधार पर इस अनकही कहानी की गहराइयों को समझते हैं। देखिए, इतिहास अक्सर उन्हें एक ऐसे शासक के तौर पर याद रखता है जिसने एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन जब हम असली ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालते हैं ना, तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। ये स्रोत एक ऐसे अजय रणनीतिकार को सामने लाते हैं जिसे अपनी प्रजा के अस्तित्व को बचाने के लिए एक बहुत ही हृदय विदारक विकल्प चुनना पड़ा था। तो यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या 1615 की वो मशहूर मेवाड़ मुगल संधि वाकई में एक हार थी, या फिर वो अपने लोगों का अस्तित्व बचाए रखने का एक उत्कृष्ट कूटनीतिक कदम था? आज के हमारे पूरे विश्लेषण की रूपरेखा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां हम एक ऐसी विरासत का पुनर्मूल्यांकन करेंगे जिसे भीषण प्रतिरोध और गहरे बलिदान दोनों ने मिलकर गढ़ा था। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक किंवदंती की छाया। 16 मार्च 1559 को चित्तौड़गढ़ में जब अमर सिंह का जन्म हुआ तो उनका बचपन आम राजसी सुख सुविधाओं वाला बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय उनके शुरुआती साल अरावली की उन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और घने जंगलों में भटकते हुए बीते। और सच कहूं तो इसी कठोर माहौल ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी फौलाद बना दिया था। उनका जीवन युद्ध के मैदान और जंगलों के बीच ही आकार ले रहा था। अब जरा 1580 की शेरपुरा की इस घटना को देखिए। एक युवा अमर सिंह ने एक मुगल कमांडर के परिवार को बंदी बना लिया, लेकिन उनके पिता यानी महाराणा प्रताप ने क्या किया? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित वापस भेजा जाए। बस इसी एक घटना ने अमर सिंह के मन में युद्ध के मैदान की नैतिकता और दुश्मन के परिवारों का सम्मान करने का वो बीज बो दिया जो ताउम्र उनके साथ रहा। अब आते हैं भाग 2 पर, दिवेर का भाला। साल था 1582। दिवेर का युद्ध रणनीति का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अरावली की पहाड़ियों के एक संकरे दर्रे से मुगलों की महत्वपूर्ण रसद लाइंस गुजरती थीं। राजपूत सेना ने दशहरे के दिन ऐसा अचूक और भयानक छापामार हमला किया जिसकी दुश्मन ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? नंबर 23। जी हाँ, अमर सिंह उस वक्त महज 23 साल के थे। इतनी सी उम्र में उन्होंने युद्ध के मैदान में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी जंग की दिशा ही पलट कर रख दी। ऐतिहासिक स्रोत बहुत ही विस्तार से बताते हैं कि इस नौजवान योद्धा ने मुगल सेना के खूंखार कमांडर सुल्तान खान पर अपने भाले से सिर्फ एक वार किया, सिर्फ एक प्रहार, और वो वार इतना घातक था कि सुल्तान खान वहीं ढेर हो गया। ये जीत इतनी बड़ी और निर्णायक थी कि मुगल सम्राट अकबर को कुछ समय के लिए मेवाड़ को अपनी प्राथमिकता सूची से ही हटाना पड़ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की ओर, 2 दशक का प्रतिरोध। अब ये जो नंबर 17 है ना, ये एक ऐसा तथ्य है जो मुख्यधारा के इतिहास में आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। अमर सिंह ने मुगल सेनाओं के खिलाफ पूरे 17 युद्ध लड़े, और सबसे कमाल की बात, उन्होंने इनमें से एक भी युद्ध नहीं हारा। बिल्कुल सही सुना आपने, बिना किसी हार के लगातार 17 जीत। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पूरे 20 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। संसाधनों की भारी कमी के बावजूद पहाड़ों में अपनी शानदार छापामार युद्ध नीति यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस वक्त के सबसे विशाल और ताकतवर मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से रोके रखा। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए तो सम्राट जहांगीर के हमलों की जैसे एक अंतहीन झड़ी सी नजर आती है। 1600 में प्रिंस सलीम, 1608 में महाबत शान, 1611 में अब्दुल्ला खान। मुगल दरबार ने मेवाड़ को झुकाने के लिए अपने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कमांडर भेजे, लेकिन नतीजा, हर बार उन्हें हार मानकर बैरंग पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, रणनीतिक शांति संधि। जब मुगल सेनाएं आमने सामने की जंग में अमर सिंह को हराने में पूरी तरह से विफल रहीं, तो उन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया। दिसंबर 1613 में प्रिंस खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, उन्होंने एक बेहद विनाशकारी अभियान शुरू किया। उनका मकसद सीधा लड़ना था ही नहीं, बल्कि वो पूरे मेवाड़ क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से भूखा मारकर तोड़ना चाहते थे। दशकों के इस निरंतर विरोध की कीमत अब आम जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। गांव के गांव तबाह कर दिए गए, खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई,
लोग बड़ी संख्या में पलायन करने लगे और तो और नई राजधानी चावंड पर भी कब्जा हो गया। वो अजेय राजा अब युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि परिस्थितियों की बेबसी से घिर चुका था। बस इसी बेबसी ने ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक चर्चित 1615 की गोगुंदा की संधि को जन्म दिया। राणा अमर सिंह ने बिल्कुल ना चाहते हुए भी भारी मन से इस कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि उनकी भूखों मर रही प्रजा की जान बचाई जा सके। और इस तरह 90 साल से चले आ रहे एक लंबे और खूनी संघर्ष पर आखिरकार विराम लग गया। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है, ये कोई बिना शर्त किया गया आत्मसमर्पण नहीं था। इस संधि की शर्तों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मेवाड़ की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित थी। ये तय हुआ कि महाराणा को कभी मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, उन पर कोई वैवाहिक संबंध नहीं थोपा जाएगा और उनका पुश्तैनी चित्तौड़गढ़ का किला उन्हें वापस मिल जाएगा, भले ही उसकी मरम्मत की अनुमति ना हो। जब हम इन सारे पुख्ता सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ये संधि किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे राजा का दिल दहला देने वाला बलिदान था जिसने अपनी व्यक्तिगत शान और युद्ध के गौरव से कहीं ऊपर अपने टूट चुके राष्ट्र और अपनी जनता के अस्तित्व को प्राथमिकता दी। आइए अब अपने अंतिम भाग की ओर चलते हैं, वास्तुकला और अंतिम विरासत। इतने लंबे संघर्ष और युद्धों के बीच भी वो एक बहुत ही शानदार निर्माता थे। उन्होंने उदयपुर और रणथंभौर के महलों में वास्तुकला के कई नए तत्व पेश किए, जैसे कि ये 3 केंद्रित मेहराब यानी 3 सेंटर्ड आर्चेज और बहुपत्तीदार मेहराब यानी मल्टीफोलिएटेड आर्चेज। ये उनकी ही विशिष्ट डिज़ाइन शैली का हिस्सा थे जो आज भी इन इमारतों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। लेकिन कला और वास्तुकला में इन शानदार योगदानों के बावजूद उस एक संधि के बोझ ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने बेटे के पक्ष में राजगद्दी छोड़ दी। अपने जीवन के आखिरी 5 साल उन्होंने पूरी तरह एकांतवास में बिताए और 26 जनवरी 1620 को उनका निधन हो गया। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिस इतिहास को उन्होंने इतनी वीरता से घड़ा, उसी इतिहास ने उनके इस अंतिम फैसले को लेकर उनके साथ अक्सर बहुत कठोर न्याय किया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या सच्ची ऐतिहासिक महानता सिर्फ जीते गए युद्धों और बहादुरी से ही मापी जाती है, या फिर इसका असली पैमाना वो हृदय विदारक बलिदान है जो एक सच्चा नेता अपने लोगों की जान बचाने के लिए करता है? नेतृत्व की असली कीमत क्या होती है और इतिहास उन लोगों का मूल्यांकन कैसे करता है जो अपनी जनता के लिए अपनी ही तलवार रख देते हैं? ये वाकई सोचने का विषय है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।